Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about oscillator. So if you are physics student and preparing for NET or GATE, so this video is very helpful to you. So let's get started. First we discuss about oscillatory motion. Oscillatory motion is a cyclic motion. For example, आप सबने पेंडुलम देखा होगा. पेंडुलम का मोशन टू एंड फ्रो मोशन में रहता है. वो मीन्स मिडिल पोर्शन से मूव करके वो एक्सट्रीम राइट एंड को जाता है, देन वापस मिडिल पोर्शन में आता है, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन को मूव करता है, देन अगेन वापस मिडिल पोर्शन में आता है. ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है. एक टाइम पीरियड के बाद सिग्नल रिपीट होता जाएगा, जिसे ऑसिलेशन कहते हैं. सम अदर एग्जांपल्स आर लाइक द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, ऑसिलेशंस इन द सन, ऑसिलेशंस इन द स्टार, एटसेट्रा. Now come to our topic, oscillator. ऑसिलेटर जनरेट करते हैं AC सिग्नल को और डिजायर्ड मैग्नीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का साइनोसोडल वोल्टेज जनरेट करता है ऑसिलेटर. साइनोसोडल वोल्टेज मीन्स वो ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा. स्टार्टिंग में 0, फिर एक वैल्यू तक इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होगा, तो इसे हम साइनोसोडल वोल्टेज कहते हैं. ऑसिलेटर काम कैसे करता है? एज यू सी इन द डायग्राम, oscillator is basically amplifier with feedback network. एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा. फर्स्ट इनपुट अप्लाई करेंगे हम, फिर आउटपुट में इंक्रीज वाले एम्पलीट्यूड सिग्नल्स मिलेंगे. वो सिग्नल जो पार्ट ऑफ आउटपुट हैं उसका एक पार्ट हम लेंगे और एज अ फीडबैक और उस पार्ट को मिक्सर में डाल देते हैं. यहाँ पर वो ऐड हो रहा है. इनपुट और आउटपुट मतलब एम्पलीफायर का इनपुट भी मिक्स हो रहा है और साथ में वो आउटपुट भी, और वो आउटपुट है हमारा ऑसिलेटर का आउटपुट जो जनरेट करता है साइनोसोडल वेवफॉर्म को. बार-कोजन क्राइटेरिया. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑसिलेशन के पूरे सर्किट में जो ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है वो सर्किट में या तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर 360 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री होना चाहिए. तो ही वो सर्किट ऑसिलेशन जनरेट करेगा, तो ही वो AC सिग्नल जनरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. अगर एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट देगा. अगर एम्पलीफायर में 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रहा है तो आउटपुट में या तो हमें पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हैं या फिर हम नेगेटिव ले सकते हैं. पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफायर का आउटपुट एज इट इज़ लेंगे और मिक्सर में डाल देंगे. अगर एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इनपुट और आउटपुट हमेशा इन फेज रहना चाहिए, आउट फेज नहीं तो आउटपुट में डिस्टॉर्शन आएगा. द सेकेंड क्राइटेरिया इज A is voltage gain, and sorry, it's not B, it's beta. Beta is feedback factor. Mod of A and beta is always greater or equal to 1. Now come to the types of oscillator. So the first one is Hartley oscillator. सर्किट 1 यहाँ पर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और सर्किट 2 फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है. सर्किट 1 एक वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है जो बायसिंग प्रोवाइड कर रहा है. RFC मीन्स यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक. ये एक इंडक्टर है जो AC सिग्नल को ब्लॉक करेगा और सिर्फ DC सिग्नल को ही पास करेगा. L1 और L2 यहाँ पर इंडक्टर हैं एंड CC1, CC2 एंड CE यहाँ पर कैपेसिटर हैं. प्लस VCC पावर सप्लाई अटैच किया गया यहाँ पे, जिसकी वजह से CC1 कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. हमें पता है कि कैपेसिटर DC करंट को पास नहीं होने देता है, तो ये एक पहला स्टेज है जहाँ पर कैपेसिटर VCC की वजह से केवल चार्ज हो रहा है. अब जैसे ही CC1 फुल चार्ज हो गया, यहाँ से कनेक्शन हट गया, अब ये कैपेसिटर DC करंट को ब्लॉक कर देगा, कोई भी DC करंट आगे नहीं आने देगा. क्योंकि अब कनेक्शन हट गया तो ये ओपन सर्किट हो गया. अब केवल AC सिग्नल ही आएगा, DC नहीं. अब ये अपना चार्ज आगे ट्रांसफ़र करेगा तो कैपेसिटर C भी चार्ज हो जाएगा. C कैपेसिटर यहाँ पर धीरे धीरे चार्ज होगा और ये फुल चार्ज होने के बाद करंट पास होगी आगे और L1 L2 भी चार्ज हो जाएगा. एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है और इंडक्टर एज अ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज स्टोर करता है. अब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, सर्किट 3 के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और इंडक्टर चार्ज हो रहा है.
फिर इंडक्टर फुल चार्ज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और आउटपुट में हमें डैम्प ऑसिलेशंस मिलेंगे। अब डैम्प ऑसिलेशंस क्या होता है? डैम्प ऑसिलेशंस एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल धीरे धीरे कम होता जाता है इसका। इसे हम एसी सिग्नल नहीं बोल सकते, हमें प्रॉपर आउटपुट में साइनोसॉइडल सिग्नल चाहिए। अब हमें जो वी आउटपुट मिला है इसको लेंगे और बीजेटी के बेस को इनपुट दे देंगे। टैंक सर्किट का आउटपुट बीजेटी को एज अ इनपुट देंगे। बीजेटी एम्पलीफायर के जैसा वर्क कर रहा है यहाँ पे। डैम्प ऑसिलेशन वाले सिग्नल एज अ इनपुट बेस में जा रहे हैं और आउटपुट हमें कलेक्टर पर मिलता है। अब हमें एक एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट वापस जाएगा टैंक सर्किट में एज अ इनपुट, और वापस टैंक सर्किट में हमें आउटपुट मिलेगा, प्रॉपर एसी सिग्नल मिलेगा हमें। तो ये हार्टली ऑसिलेटर बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन का है, एम्पलीफायर और टैंक सर्किट। अगर एम्पलीफायर 0 डिग्री फेज शिफ्ट देगा तो टैंक सर्किट में भी 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा और हमारा आउटपुट इन फेज ही रहेगा और मिलेगा। अगर एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है तो फीडबैक नेटवर्क भी हम ऐसा बनाएं ताकि हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट ही मिले, जिसकी वजह से जो आउटपुट है बीजेटी का वो वापस 360 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा और इन फेज आकर मिक्सर में मिक्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हार्टली ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट ओवर LTC। हार्टली ऑसिलेटर इस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है। द सेकेंड वन इज़ कॉल्पिट्स ऑसिलेटर। इसमें जो फर्स्ट सर्किट है ये सर्किट एम्पलीफाई करेगा आउटपुट को, और जो हमारा सेकेंड सर्किट है ये फीडबैक नेटवर्क है जो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा 180 डिग्री का। यहाँ पर ये जो सी आउट है ये बीजेटी नेटवर्क है, कलेक्टर पर हमें आउटपुट मिलेगा जो कि एम्पलीफाइड आउटपुट होगा। इसकी वर्किंग भी सेम है हार्टली ऑसिलेटर के जैसे ही। प्लस VCC जो है वो C1 और C2 को चार्ज कर देगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा और सर्किट 2 में करंट फ्लो होगी जिससे कि इंडक्टर चार्ज होगा। फिर जब इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होगा, एक बार इंडक्टर फुल चार्ज हो गया उसके बाद वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा, और इसकी वजह से आउटपुट में हमें डैम्प ऑसिलेशन मिलेंगे, लेकिन हमें आउटपुट प्रॉपर AC सिग्नल चाहिए। अब डैम्प ऑसिलेशन के आउटपुट को हम देंगे BJT के बेस में, जो हमें कलेक्टर पर एज अ एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। BJT एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, जो आउटपुट को एम्पलीफाइड करेगा, एम्पलीफाइड करके ट्यून सर्किट को देगा, जिस ट्यून की वजह से ये डिस्चार्ज हो जाएगा और हमें आउटपुट में प्रॉपर AC सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर AC सिग्नल को पास करेगा और DC सिग्नल को ब्लॉक करेगा। ये स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पे प्लस VCC C1 और C2 को दिया था, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया था, तो ये सिर्फ AC सिग्नल को ही पास करेगा, DC को ब्लॉक कर देगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्पिट ऑसिलेटर इज़ 1/2 पाई रूट ओवर LCT, where CT is C1 C2 divided by C1 plus C2। कॉल्पिट ऑसिलेटर इस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है। द थर्ड वन इज़ वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर ऑडियो और सब ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, उसको प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर की आउटपुट अबाउट 1 मेगा हर्ट्ज तक होती है। इसमें एक ब्रिज का यूज़ किया जाता है जिसे हम वेन ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज में हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं सर्किट की, इसे फीडबैक नेटवर्क भी कहते हैं। ये कनेक्टेड होता है ट्रांजिस्टर 1 से, और ट्रांजिस्टर 1 की आउटपुट को ट्रांजिस्टर 2 के बेस से सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। रजिस्टर यहाँ पर R5, R6, R7, R8, R9, R10 ये सेल्फ बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, और कैपेसिटर C5 के थ्रू हमारे पास आउटपुट आती है, और इस आउटपुट का कुछ पार्ट हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं फीडबैक नेटवर्क से। ट्रांजिस्टर 2 की फीडबैक को हम डायरेक्ट ट्रांजिस्टर 1 में नहीं देते हैं, जबकि इसकी मीन्स ट्रांजिस्टर 2 की आउटपुट को डायरेक्ट ब्रिज पर देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि
ये वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज तक एम्पलीफाई करता है। अगर हम ट्रांजिस्टर 2 की फीडबैक को डायरेक्ट ट्रांजिस्टर 1 में देंगे तो हमें पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, इसलिए हम इसे ब्रिज पर देते हैं, ट्रांजिस्टर 1 पर नहीं देते हैं। जब हम VCC सप्लाई अप्लाई करते हैं कलेक्टर पर तो ट्रांजिस्टर 1 पहले वर्क करना स्टार्ट करता है। इसके बेस करंट पर वेरिएशन होती है, रैंडम चेंज होता है बेस करंट में, जिससे कि नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, और वोल्टेज जो होती है हमारी DC सप्लाई उसमें भी वेरिएशन आते हैं। और जो कलेक्टर सर्किट है ट्रांजिस्टर का वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांजिस्टर 1 से जो आउटपुट आता है उसको ट्रांजिस्टर 2 के बेस में हम प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटर 4 के थ्रू, और ट्रांजिस्टर 2 भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, और जो फेज रिवर्स्ड है वो ट्वाइस हो जाता है, क्योंकि दोनों एम्पलीफाई करते हैं। Q1 एज अ ऑसिलेटर वर्क करता है यहाँ पर, लेकिन ट्रांजिस्टर 2 एज अ इन्वर्टर वर्क करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक में यूज़ होते हैं। आउटपुट से फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ब्रिज में। R1C1 और R2C2 पॉजिटिव फीडबैक के लिए यूज़ होते हैं यहाँ पर, और R4R3 नेगेटिव फीडबैक के लिए। जब आउटपुट का कुछ पार्ट हम ब्रिज में प्रोवाइड करते हैं तो R1C1 और R2C2 पॉजिटिव फीडबैक यानी कि रीजनरेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और R3 और R4 नेगेटिव फीडबैक यानी कि डीजनरेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा होता है नेगेटिव फीडबैक से, और ऑसिलेशंस आउटपुट में प्रोड्यूस होती है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर, FR इज इक्वल टू होता है 1/2π√over R1C1 R2C2। अगर R1 और R2 R के इक्वल हैं, C1 एंड C2 C के इक्वल हैं, देन इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/2πRC। एडवांटेज है इसका, वेन ब्रिज ऑसिलेटर प्रोवाइड करता है लो डिस्टॉर्शन ओवर अ वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी, ये है इसका मेन एडवांटेज। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन easily varied by capacitor C1 and C2. Overall gain high because of 2 transistor. The fourth one is RC phase shift oscillator. इसका यूज़ ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए किया जाता है, जिससे 0 डिग्री पॉजिटिव फीडबैक प्रोड्यूस होती है लूप में, और लूप में 0 डिग्री फीडबैक ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये एक रजिस्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 3 रजिस्टर और 3 कैपेसिटर का ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और इसमें R1, RL और RE हैं जो इनका यूज़ होता है पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए। अपर साइड में +V जो है यहाँ से वोल्टेज प्रोड्यूस की जाती है, एंड लेफ़्ट साइड में ये नेटवर्क फीडबैक से आता है जो कि ट्रांजिस्टर की तरफ से वापस आता है। जो भी हमारा आउटपुट में सिग्नल आता है उसको फीड किया जाता है इनपुट में। यहाँ पर R और C के 3 कॉम्बिनेशन हैं। द फर्स्ट RC कॉम्बिनेशन इज़ 60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है ये, और दूसरा जो R एंड C का कॉम्बिनेशन है वो भी अगेन 60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, जिससे ये ऐड होके 120 डिग्री हो जा रहा है। और द थर्ड RC कॉम्बिनेशन इज़ अगेन ये भी 60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ये टोटल ऐड करके 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पर सिग्नल टू 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में आएगा ये भी, और ट्रांजिस्टर से एक फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का। आउटपुट सिग्नल इक्वल होगा यहाँ पर इनपुट सिग्नल के, और जितना भी सर्किट में फेज शिफ्ट आता है वो डिपेंड करता है कैपेसिटर और रजिस्टर्स की वैल्यू पर। जितने हमने R और C लगाए होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, उतना ही शिफ्ट आता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखिए F इज़ इक्वल टू 1/2πRC√over2n। यहाँ पर जो F है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है हर्ज में, R है रजिस्टर, C है कैपेसिटर, एंड 2n इज़ यहाँ पर n है नंबर ऑफ़ R एंड C। तो हमने यहाँ पर R और C के 3 कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। वन अदर इम्पॉर्टेंट टाइप इज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, सो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी क्रिस्टल ऑसिलेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।